तो एक जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने का फायदा आपको नेटवर्क थ्योरी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको काफी हद तक फायदा दूसरे सब्जेक्ट में मिलता है। तो ये जो नेटवर्क थ्योरी है इसका बेनिफिट्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में मिलेगा, जस्ट एक चलो नेटवर्क थ्योरी तो है ही जो है, ठीक है, उससे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसके अलावा जैसे जब आप पढ़ोगे मशीन, तो मशीन में आपको पता है कि क्या होता है, लाइक सबसे कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। तो बेसिक्स आइडिया जो यहाँ पे बात करेंगे नेटवर्क में अपन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और इस पे जो एसी सर्किट एनालिसिस में बात करेंगे बेसिकली, तो उसका यूज आपका वहां पे होने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें पावर सिस्टम की, मतलब पीक्यूएस, ये जो यूज होने वाला है मशीन में उसको हम पढ़ेंगे नेटवर्क में। मैं जस्ट पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री नहीं बता रहा आपको नेटवर्क थ्योरी की। थोड़ा सा समझो इस बात को, इंपॉर्टेंट समझो आप सब्जेक्ट की ना। तो पावर सिस्टम में चलो जो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर तो चलो है ही। इसके अलावा जो आप पढ़ते हो लाइक कि मैक्सिमम वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये सारी बातें यहीं पे बात होगी जो कि आपकी यूज आएंगे किसमें, पावर सिस्टम में अगेन, ठीक। उसके बाद अगर मैं तीसरा सब्जेक्ट लूं जिसमें आपका इस नेटवर्क थ्योरी का अच्छा खासा फायदा होने वाला है, दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इस सब्जेक्ट को मतलब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ोगे कि यार एक सब्जेक्ट है नेटवर्क से आता है कितना है, 7 नंबर 8 नंबर। अगर आप पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो आपका ये सब्जेक्ट कहने का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं बेसिकली, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से अपडेटेड वर्जन बात कर रहा हूं, जैसे डायोड सर्किट हो गया, बीजेटी सर्किट हो गया, एफईटी हो गया, यूजेटी, मॉसफेट, तो इन सबके सर्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सर्किट्स आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको अच्छे से नेटवर्क का पूरा मतलब लाइक केवीएल, केसीएल, ठीक है, और टाइप्स ऑफ एलिमेंट लाइक एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारी चीजों के बारे में जब आपको अच्छा सा इंफॉर्मेशन होगा, डन, तो वो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर कर रहा है। देन उसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट है दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे आपको जेई का सिलेबस नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि नेटवर्क थ्योरी किसके सब्जेक्ट में काम आने वाला है। क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट वेवफॉर्म, रेक्टिफायर, चॉपर, इन्वर्टर। रेक्टिफायर में भी ढेर सारी चीजें, बट जब आपको वेवफॉर्म मिलने वाला है, मतलब जो आपको वेवफॉर्म मिलेगा, अब वहां पे मैक्सिमम टाइम बातें हो रही होंगी किसकी, एवरेज की, आरएमएस की, मतलब आप एवरेज कैसे निकालते हो, आप आरएमएस कैसे निकालते हो, आप एवरेज कैसे निकालते हो, आप आरएमएस कैसे निकालते हो। तो वो बेसिकली आप कहां सीखोगे, नेटवर्क में ही सीखोगे कि कोई वेवफॉर्म है, लाइक जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि चलो एसी सर्किट का आपको पता है, आपको मान लीजिए कुछ वेवफॉर्म ऐसा मिला, तो इसका ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जिसको बोलते हैं, इसका आरएमएस कैसे, इसका मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेटवर्क में। और सब कुछ हमें मतलब देखो एक बार तो आपको पूरा प्रूव कराया जाएगा, डिराइव भी कराया जाएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि 2 घंटे का पेपर है तो उसमें हम पूरा एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे बेसिकली। आपका इसमें कुछ वैसा वो किया ही नहीं जाएगा कि आपको वहां पे डिराइव करना पड़े बेसिकली, ठीक है, सारा हम अच्छे से याद कर लेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज, आरएमएस, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, तो ये मशीन, पावर सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे बेसिक सा एलिमेंट है दैट इज व्हाट, करंट। मैं फिर से बोल रहा हूं एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करा जाएगा, एकदम एडवांस लेवल तक चलेंगे, बट स्टार्ट तो ग्राउंड से ही करना है, ठीक है। तो व्हाट इज करंट,
व्हाट इज करंट? सिंपल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ रहे हो? मतलब सिंपली अगर आपका चार्ज बेसिकली जैसे मान लीजिए एक कुछ इस तरीके से है, देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज से मतलब है हमारा होल्स से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से यहां मतलब हमारा होल से, और ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। डन, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे मान लीजिए आपने क्या करा, एक सिंपल सा सर्किट दे रखा है, कुछ इस तरीके से सर्किट बना रखा है, ठीक है। ये आपने देखो दो सिचुएशन लेते हैं, अगर आपने पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया है, पोटेंशियल अप्लाई किया है, बट उसके पहले आप ये समझो, जैसे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, चार्ज कोई भी चार्ज है कहीं पे भी प्लेस्ड है, लाइक प्लस चार्ज माइनस चार्ज कुछ भी, तो चलो अपन इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करंट प्रोड्यूस करेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करंट प्रोड्यूस करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस क्या करेगा? ये प्रोड्यूस क्या करेगा? अच्छा चलो नहीं करेगा, ये प्रोड्यूस क्या करेगा? वेरी गुड, क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आसपास क्या प्रोड्यूस करने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। लाइक इसका एक रीजन होगा, तो कोई भी स्टेशनरी चार्ज, कोई भी स्टेशनरी चार्ज हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मान लीजिए ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका स्टेशनरी चार्ज ने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे अगर यही मूविंग चार्ज हो गया, लाइक कि यहां से मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसके साथ साथ जो इसका सर्कल होगा वो भी क्या करेगा? मूव करेगा, यस या नो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया होगा वो भी क्या करेगा? मूव करेगा। क्या ये बात सब विजुलाइज कर पा रहे हो? क्लियर है? मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसके साथ साथ जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर है? तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपका पास हो, मतलब एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो इस समय ये आपका क्या प्रोड्यूस करने वाला है? दैट इज करंट, dq बाई dt, dq बाई dt। अब ये करंट, अभी अपन पूरा एनालिसिस करंट के बारे में करने वाले हैं, बहुत मतलब पेशेंस के साथ बैठना। तो I इक्वल टू dq बाई dt। अब इससे देखो करंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि कोई चार्ज है अगर वो स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, न कि करंट प्रोड्यूस करेगा, ना और ना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज मूविंग है तो वो बेसिकली मूविंग चार्ज आपका क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मूविंग चार्ज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दैट इज व्हाट, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज व्हाट बेसिकली करंट, दैट इज व्हाट बेसिकली दैट इज द करंट, ठीक है। अब यहां पे अगर यही एक करंट आपका दो तरीके से हो सकता है, एक करंट आपका दो तरीके से हो सकता है, दैट इज व्हाट कि या हो सकता है करंट आपका डीसी हो, या फिर हो सकता है ये जो आपका करंट होगा ऑब्वियसली दैट इज एसी, दैट इज एसी, ठीक है। अब यहां पे दोनों की बातें करते हैं, एसी और डीसी। अभी मैग्नेटिक फील्ड पे भी चलेंगे, अभी फिलहाल करंट पे फोकस करते हैं। तो करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर कोई पूछे कि ये करंट मतलब एक तरीके से, चलो ठीक है, मतलब आपने एक तो यहाँ पे ये लिया हुआ है कंडक्टर, तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा था और अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा,
जैसे जैसे मान लो ये सप्लाई नहीं दिया है, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? बोलो, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, मतलब नो डाउट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, तो लाइक दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज डिफ्यूजन करंट। अपन उस लेवल पे अभी बातें नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिकल में मतलब डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, ये सब अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, अभी यहाँ पे बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे अभी फिलहाल अगर आप सप्लाई नहीं दे रहे हो तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो व्हाट इज द रीजन, करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखो, जैसे आपने आपने मान लीजिए यहां पे वोल्टेज लगाया मतलब ईएमएफ, कुछ भी एक पोटेंशियल लगाया, बेसिकली पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल की वजह से ये जो कंडक्टर है इसके क्रॉस बेसिकली क्या प्रोड्यूस होने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना थोड़ा सा अभी के लिए ज्यादा सही है, दैट इज बोथ आर सेम थिंग, बट अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे ही आपने यहां पे पोटेंशियल लगाया उसकी वजह से यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके क्रॉस, कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज डिफरेंस पर यूनिट, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ईएमएफटी में पढ़ेंगे, ठीक है फिलहाल। तो आई होप ये सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, या फिर क्या बोलते हैं कभी कभी ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, ईएमएफ पर यूनिट लेंथ। और इसी तरीके से जब आप मैग्नेटिक फील्ड में जाते हो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, दैट इज एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। खैर अभी बात की बात है यहाँ पे, अभी उसमें नहीं जाते। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया तो बेसिकली इस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, इस कंडक्टर के क्रॉस क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं, तो बेसिकली दिस इज कंडक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टर। और कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है, बेसिकली जो बैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, जो आपका बैलेंस बैंड होता है और जो आपका कंडक्शन बैंड होता है, वो बेसिकली आपस में क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो कंडक्शन बैंड में हमारा ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बैलेंस बैंड में हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही टहल रहे हैं, बस उनको एनर्जाइज करने की जरूरत है। तो वो एनर्जाइज करने वाला काम कौन करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज F इक्वल टू Q इंटू ई, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आप वहां पे रखोगे तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। और उसकी उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तब होगी, समझो जरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अभी क्या किसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया हुआ है, जल्दी बताइए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया है, ड्यू टू पोटेंशियल, यस या नो, अभी बात हुई ना यार। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग, कई लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट याद रखना यही सारे क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट को आप ना, क्योंकि यार देखो मतलब अभी तक पढ़ा चुके हैं तो मतलब इतना तो पता कि क्या होता है कि यही से आएगा क्वेश्चन ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो आप इसे बहुत नॉर्मल मत समझना, मतलब लाइटली मत लेना, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना सीरियसली आप सुनोगे उतने चांसेस हैं कि आपको अच्छे से याद रहेंगी सारी चीजें। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो
F इक्वल टू क्यू इंटू ई। देखो मेरा कभी ना टारगेट एक सब्जेक्ट नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं, तो आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ नेटवर्क पढ़ा रहा हूं। मतलब मेरा जो हमेशा से टारगेट होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिखाना है आपको। तो यहाँ पे EMFT सारा सब्जेक्ट मिक्सअप होकर चल रहा होगा, चलो ठीक है, नाम है, मोस्टली हम फोकस अपन नेटवर्क पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। ओके, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स होता है, दैट इज आप उसे चाहे तो न्यूटन फोर्स भी बोल सकते हो, सॉरी कूलम्स लॉ भी बोल सकते हो। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो EMFT में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझो एक छोटा सा पॉइंट, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो अच्छे समझ लो, कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस करते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तब होती है जब चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनो। जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज प्लेस्ड होगा तो वहां पे एक फोर्स लगेगा। किस पे फोर्स लगेगा? उस इलेक्ट्रिक चार्ज पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब उस इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बट कब? फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, बट कब? जब चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट कब होगी? जब चार्ज क्या होगा? निगेटिव। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अभी आप बताओ यहां पे आपके सामने क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स? आपके सामने क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। क्या है आपके सामने? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक सिंपल सी बात समझो। देखो अब यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब आप बताइए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? वेरी गुड, किधर होने वाली है? अपोजिट साइड। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये फोर्स लग किस पे रहा है? ये फोर्स बेसिकली लग किस पे रहा है? इलेक्ट्रॉन पर, यस या नो? किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पे। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? ऑब्वियस बात है, जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही मूव करेगा। तो किधर मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है इस डायग्राम के हिसाब से? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। किधर कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और याद रखिए ऐसा कन्वेंशनल लिया गया है, ये पहले ही डिसाइड कर दिया गया। देखो कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, देखो एक होता है इलेक्ट्रॉन करंट, दो टाइप के होते हैं, समझना जरा। करंट को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट, और एक होता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट। जो इलेक्ट्रॉन करंट है उसकी डायरेक्शन सेम होती है, जो इलेक्ट्रॉन करंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज सेम एज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सिंपल, अभी देखो, अब कहोगे सर इसमें से हम कौन सा कंसीडर करेंगे? तो आप एक्चुअली हमेशा कंसीडर करते हो कन्वेंशनल करंट, और बट उसमें हमेशा वर्ड नहीं यूज करते हो, क्या? कन्वेंशनल। क्या ये बात सबको क्लियर है?
मतलब हम सिंपली हमेशा क्या रेफर कर देते हैं, करंट। तो कहने का मतलब आपको करंट की डायरेक्शन तब तक इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में नहीं माननी है जब तक कि उसने क्या ना बोला हो, इलेक्ट्रॉन करंट। क्या ये बात सबको क्लियर है? हमें करंट की डायरेक्शन किधर एज्यूम करनी है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज। क्लियर है? क्या हम सेम डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उधर की डायरेक्शन में करंट को कंसीडर करेंगे? कर सकते हैं, बट कब? जब उसने मेंशन किया हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन करंट। और जब उसने कुछ ना मेंशन किया हो तो एक्चुअली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट में कन्वेंशनल वर्ड बार बार यूज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अपन अगर जब भी बोल रहे हैं करंट, तो इसका मतलब हमारा जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? बोलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रॉन आपका चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड एंड जो करंट है दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो मतलब अब फिर से देख लो, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मुझे बस आंसर दे देना तो मुझे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। एंड जो आपका फोर्स का है, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, उसकी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो उसकी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। एंड जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज राइट हैंड। सिंपल, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि अच्छा, अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा करंट होगा। यस या नो? फिर से समझो क्या बोल रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, चलो पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। अगर पोटेंशियल हाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है? पोटेंशियल हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है तो बेसिकली जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। अब जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा मोशन करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो मतलब रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, मतलब एक तरीके से dq बाई dt की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और अगर dq बाई dt की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बेसिकली करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो करंट डेंसिटी विच इज नोन एज J इज इक्वल टू I अपॉन A, तो करंट डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अ फिक्स। तो पोटेंशियल बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ा, दैट इज dq बाई dt इंक्रीज हुआ। dq बाई dt इंक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ तो करंट डेंसिटी इंक्रीज हुआ, करंट डेंसिटी इंक्रीज हुआ तो बेसिकली I अपॉन A इंक्रीज हुआ। और अगर I अपॉन A यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यहां पे Z इक्वल टू I अपॉन A, तो क्या मैं सिंपल सा एक तरीके, या फिर आप देखो, आप चाहे तो यहां से डायरेक्ट बोल लो, या फिर आप यहां से भी बोल सकते हो कि व्हाट दैट इज व्हाट, कि जो आपका करंट डेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस या नो? पहले मुझे आप इस बात को क्लियर करो। जो करंट डेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस या नो? ठीक है, चलो। अब ये जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे एक ऐसा मटेरियल या फिर मटेरियल की, अच्छा क्या हम इलेक्ट्रिक सारे मटेरियल में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो क्या करंट डेंसिटी सेम होगी? बोलो,
क्या हम सारे मटेरियल में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो क्या करंट डेंसिटी सेम होगा या फिर करंट सेम होगा? नहीं होगा। मतलब एक और पैरामीटर है जो कि उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एंड अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वही आएगा, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। J इज इक्वल टू सिग्मा E। क्लियर हो रही मेरी बात? J is equal to sigma E. What is sigma? Sigma is the conductivity. Sigma is the conductivity. मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई बोले कि करंट फ्लो कराना है, करंट फ्लो कराना है, तो क्या उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होना जरूरी है? तो आंसर इज नो। आपको उस मटेरियल की कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए? काफी अच्छी होनी चाहिए, मतलब या फिर हाई होनी चाहिए, और कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज द हाईएस्ट। यस या नो? इन कंपेयर टू सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी, अब यहां पे कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल एक टर्म होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? रेजिस्टिविटी। दैट इज नोन एज व्हाट? रेजिस्टिविटी। और सबके यूनिट की बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, हर एक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझो J इक्वल टू सिग्मा E, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली Ohm's law. This is what? This is Ohm's law. Clear है? J is equal to sigma E is what? This is Ohm's law. और तो सर हमने V इक्वल टू IR पढ़ा है, उसका क्या हुआ? वो भी है, बट उसकी लिमिटेशन है। बट ये जो है ये यूनिवर्सल है। दिस Ohm's law is valid for all frequency. This Ohm's law is valid for all frequency. All frequency मतलब either low or high, doesn't matter, सबके लिए वैलिड है ना, ठीक है? This Ohm's law is valid for all frequency. तो जो V इक्वल टू IR था उसका क्या? कोई बात नहीं, उसको भी अपन डिराइव कर लेते हैं। पहले यहां तक बातें क्लियर हैं? तो अब देखिए, अगर यहां पे हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? J इक्वल टू सिग्मा E। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था व्हाट इज J? व्हाट इज J? J इज द करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज करंट डेंसिटी? I अपॉन A, I अपॉन A, ठीक है? सिग्मा, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ये भी आपको कुछ देर पहले बताया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? V बाई L। V बाई व्हाट? V बाई L, ठीक है? ओके। और यहां पे अगर अभी ये भी बात हुई थी, सिग्मा इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां पे अगर मैं इस पे बात करूं तो V अपॉन L इंटू 1 अपॉन रो इज इक्वल टू I अपॉन A। किसी को कोई दिक्कत? इसको यहां पे कर दिया, इसको यहां पे कर दिया, ठीक है? आगे देखते हैं। अब इसके आगे तो V इज इक्वल टू, ए रो आपका इधर जाएगा तो रो L अपॉन A, रो L अपॉन A इंटू I, एंड बेसिकली V इक्वल टू, दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? रो L अपॉन A, दिस इज R, दिस इज R। तो ए ओ एक्सप्रेशन है जो आप बचपन से बेसिकली पढ़ते आ रहे हो। V इज इक्वल टू I इंटू R, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? साफ साफ आप यहां से देख सकते हो, दैट इज रो L अपॉन A। आप यहां से साफ साफ देख सकते हो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। डन। अभी रेजिस्टेंस की पूरी हिस्ट्री ओपन करेंगे, एक पूरी क्लास लूंगा मैं, मतलब लगभग 2 से 3 घंटे रेजिस्टेंस पे पूरा, कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं
एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सब पे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल अभी मैं ओम्स लॉ पे और करंट पे फोकस कर रहा हूं, करंट पे। डन। तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया। खैर, J इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन ए, सिग्मा V बाई एल 1 बाई रो इक्वल टू आई अपॉन ए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। डन। उसके बाद V इक्वल टू आई आर। ओके, अपन फिर से आते हैं एक बार, करंट पे चल रहे थे। तो व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, बेसिक डिफिनीशन ऑफ करंट क्या था बोलो। अभी हमने एक एलिमेंट को उठाना है मैंने, dq बाई dt, dq बाई dt ना, ठीक है, dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq बाई dt। ये भूलना मत, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा बट तुम भूल जाओगे, मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें ना, ठीक है। I इक्वल टू dq बाई dt। ओके, यहां पे अब देखो दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। अच्छा, अगर मैं यहां से आपको ये बोलूं कि व्हाट इज डी क्यू, व्हाट इज डी क्यू, तो आप क्या बोलोगे, आई डॉट डी टी, यस या नो, आई डॉट डी टी, ठीक है। तो अगर मुझे कोई चार्ज, मतलब मुझे चार्ज चाहिए, तो चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो Q इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। पहले इस दो फॉर्मूले को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ये भूलना नहीं चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला and this is the second one. I is equal to dq by dt and q is equal to integration of I dot dt. q is equal to integration of I dot dt. अब इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ी देर के लिए आपको आपके 9th और 10th क्लास में लेके चलता हूं, ठीक है। पहले वहां पे कॉन्सेप्ट समझते हैं, दो कॉन्सेप्ट, फिर आते हैं यहां पे वापस, ठीक है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था स्लोप का, स्लोप बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या वो करता था, स्लोप का। तो व्हाट इज स्लोप, हाँ मुझे पता है ना, तो इसलिए तो बता रहा हूं। तो स्लोप, स्लोप होता क्या था, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहां पे जो स्लोप होता था, स्लोप की बेसिक डिफिनीशन क्या होती थी, स्लोप की बेसिक डिफिनीशन क्या होती थी, दैट इज नॉट द स्लोप, दैट इज equation of straight line, that is not the slope. What is m, what is m, what is slope, slope is basically dy by dx, मतलब change in y axis upon change in x axis. This is the basic definition of slope. क्या slope सिर्फ straight line का ही निकलता है, हाँ ये भी बोल सकते हो कि चेंज इन वाई, इसी को थोड़ा सा और बच्चों वाले लैंग्वेज में लिखें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेंज इन y का मतलब यही होता है, y2 माइनस y1 अपॉन dx मतलब x2 माइनस x1। तो दिस इज द स्लोप। तो कहने का मतलब अगर आपको जैसे मान लीजिए ये आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया गया है, आपसे बोल दिया जाए कि ये जो हाइट है, लाइक दिस, ये हाइट आपकी यहां से यहां तक दैट इज 10, ठीक है, दैट इज 10, और ये मान लीजिए आपकी जो है यहाँ पे दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, अभी फिलहाल मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा, मैं सिंपली आपको बता रहा हूं, मान लीजिए 5 है, और ये आपका y, ये आपका x। तो अब बताइए व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो दैट इज चेंज इन y 25, चेंज इन y दैट इज 10, that is 10 divided by change in x that is 5, that is 2। तो
कहने का मतलब जब भी आपको x और y में ग्राफ दिया होगा तो आप स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, मतलब अगर आपसे बोला जाए कि जैसे अब ये देखो यहां पे एक, अब यहीं से देखो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं बेसिकली। अब y की जगह यहां पे अगर मान लीजिए चार्ज दिया हुआ है और यहां पे एक टाइम दिया हुआ है, तो इसका स्लोप कितना आएगा, y की जगह q दिया है और टाइम x की जगह t दिया हुआ है, तो व्हाट इज द स्लोप, इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप कितना आएगा, स्लोप तो 2 ही एम्पियर आएगा, मतलब स्लोप तो आपका 2 ही आएगा, स्लोप तो 2 ही आएगा, बट वो जो 2 है बेसिकली क्या होगा, dq बाई dt, एंड हमें पता है व्हाट इज dq बाई dt, व्हाट इज dq बाई dt, दैट इज i, व्हाट इज dq बाई dt, दैट इज i। इसका मतलब अगर आपसे कोई बोले कि यार इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप करंट बताता है, तो 100% तो ग्राफ किसके किसके बीच दिया होगा, बताइए। अगर कोई बोले कि इसका ग्राफ करंट बता, इसका स्लोप करंट बताता है, तो 100% वो ग्राफ किसके किसके बीच दिया गया होगा, चार्ज वर्सेज टाइम, चार्ज वर्सेज टाइम। आप लोग फैमिलियर, मतलब नो डाउट मैक्सिमम लोगों को आ रहा होगा, बट स्टिल मतलब जिसको नहीं आ रहा था आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अब दूसरा, सेकेंड वन, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया की अगर बात करें तो देखो वो समझते थोड़ा सा, आप चाहे तो इस टॉपिक के लिए ना आप लिख लेना कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। ओके, ये देखो इसको मैं ना 2 जगह यूज करने वाला हूं। अभी मैं थोड़ी देर के बाद जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल, दैट इज वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। तो अब बताइए, अगर एक ये फॉर्मूला है, सपोज ये फॉर्मूला है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे बताइए कि किसका किसका ग्राफ आपको वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला है, बोलिए किसका किसका ग्राफ आपको वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला है। वर्क डन एंड दैट इज चार्ज, क्लियर है, वर्क डन एंड चार्ज, मतलब इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, पोटेंशियल, और Q वर्सेस टाइम का, Q वर्सेस T का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, करंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे मान लीजिए आपको इसका एरिया निकालना है, लाइक दिस इज 4, एक्स एक्सिस पे 4 एंड वाई एक्सिस पे दैट इज 8। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस shaded area? What is the area? What is the area? That is 32, that is 32। तो अगर एरिया 32 है, बेसिकली आपने, अब देखो आप ये तो चलो सबको पता है, बट आपने किया क्या, आपने किया क्या उस पे फोकस करो। आपने किया क्या, आपने क्या किया, एरिया के लिए बेसिकली किसको, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया, मतलब एक तरीके से यहां पे इसको कांस्टेंट रखा। देखो समझो जरा, मतलब एरिया, अब जैसे देखो y एक्सिस को मान लो आपने क्या करा, देखो 2 पॉसिबिलिटी है, थोड़ा समझना।
दो पॉसिबिलिटी है, इसको थोड़ा सा मैं वैसे बताता हूं। इंटीग्रेशन का मतलब भी आप समझ लेना ना। मान लीजिए ये y है और ये आपका x है, तो अब मान लीजिए कि यहां पे मैंने आपका y क्या कर दिया, 8 मान लिया, 8 मान लिया, ठीक है। y इज 8, मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू, अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, याद रखना, इंटीग्रेशन मतलब समेशन। अब यहां पे हम अगर इसकी जैसे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करें, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली, कोई बता सकता है ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज dx, दिस इज dx, व्हाट इज dx, चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन x एक्सिस। अब इसकी लिमिट कहां तक जाएगी, इसकी लिमिट कहां तक जाएगी, कोई बता सकता है, ये लिमिट कहां तक जाएगी, दैट इज अप टू 4, अप टू 4। आप तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, एक पैरामीटर कांस्टेंट करा, दूसरे पैरामीटर को आप क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और एट लास्ट, तो इसका मतलब अगर मुझसे कोई ग्राफ का एरिया पूछा जा रहा है तो मैं बेसिकली क्या बोलूंगा कि एक पैरामीटर कांस्टेंट कर दो, दूसरा पैरामीटर क्या कर दो, चेंज, तो y डॉट डी एक्स, व्हाट इज dx, और ए आप लिमिट रख लो लाइक 0 से 4, यस या नो, समझ में आया यार। इंटीग्रेशन का मतलब y डॉट डी एक्स मतलब एरिया आपको निकालना हो ग्राफ से, तो आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से आप चीजें करने वाले हो कि y पैरामीटर डॉट dx, अब y में जो भी आपका पैरामीटर रहेगा दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, मतलब लाइक 8 इंटू dx लिमिट 0 से 4। देखो एक पैरा मतलब एक एक्सिस को कांस्टेंट रख दिया, 8 हमने कांस्टेंट रख दिया। कोई बोले सर क्या हम इसको कांस्टेंट रख सकते थे, रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा वाला बोलो कोई, मैं x एक्सिस को कांस्टेंट नहीं रख रहा, मतलब y एक्सिस को नहीं रख, मैंने x को कांस्टेंट रखना है, एनीवन बता सकते हो, इंजीनियर हो यार, मतलब मैं x को चेंज नहीं कर रहा, मैं y को चेंज कर रहा, मैं y को चेंज कर रहा, एनीवन, दैट इज 4 इंटू dy, वेरी गुड। और y की लिमिट कहां से कहां तक, y की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 8, आंसर वही आएगा, आप चाहे तो करके देख लेना, दिखा देता हूं मैं। 8 इंटू डी एक्स मतलब कितना हो जाएगा, x की लिमिट 0 से 4, 4 इंटू डी वाई की लिमिट 0 से 8, तो 4 इंटू 8, 8 इंटू 4, आंसर सेम आया कि नहीं आया। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, क्या हो गया यार, ठीक है चलो, ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया में बेसिकली अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखो, जब भी आपसे कोई एरिया पूछा जा रहा है, जब भी आपसे कोई एरिया पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई एक्सिस में से एक क्वांटिटी को क्या रखोगे, कांस्टेंट। और नॉर्मली हम किसको कांस्टेंट रखने वाले हैं, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, हमें जो मतलब आदत पड़ी हुई है, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, वाई एक्सिस वाले पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं। तो वाई एक्सिस वाले पैरामीटर को, चलो मतलब उसका ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लाइक मान लो ये करंट है और ये टाइम है, करंट है और ये टाइम है, और ये आपका कुछ ऐसा है, दिस इज द, तो ये जो आपको एरिया है इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे आप सिंपली बताओ, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज एरिया, आई डॉट बोलो, व्हाट इज एरिया, आई डॉट dt, आई डॉट dt, ठीक है, व्हाट इज एरिया, आई डॉट dt। अब कुछ देर पहले अगर आपको याद हो तो व्हाट इज करंट, dq बाई
dt एंड व्हाट इज dq I डॉट dt। तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो q इज इक्वल टू आई डॉट dt। क्या ये एक्सप्रेशन याद है आप लोगों को? कुछ देर पहले हमने बात करी थी कि q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट dt। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इन दोनों को रिलेट करो तो जो I वर्सेस मतलब करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है? करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है? दैट इज टोटल चार्ज। यस या नो? अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं इतने लाइटली मैं कॉन्सेप्ट बता के नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है? 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो जितने अच्छे से समझोगे ना उतने ही अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, याद रखना। तो Q इज इक्वल टू आई डॉट dt, मतलब हमें जो करंट वर्सेस, अच्छा यहां तो मैं सिंपल ग्राफ बना रहा हूं, सिंपल ग्राफ में तो अपन वैसे भी एरिया निकाल लेते, इंटीग्रेशन की क्या जरूरत थी? तो आंसर इसकी हमें नॉर्मली सिंपल ग्राफ नहीं मिलना, कुछ ग्राफ ऐसे मिलना, मतलब लाइक कि ऐसे दे देंगे कुछ भी। ऐसे ही जब अजीबोगरीब सिचुएशन आती तभी के लिए तो क्या किसका इन्वेंशन किया गया था? इंटीग्रेशन का ना, समझ रहे हो? खैर, तो Q इज इक्वल टू आई डॉट डी टी, Q इज इक्वल टू आई डॉट डी टी, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इज इक्वल टू आई डॉट डी टी और Q इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। अब यहां पे एक चीज समझो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी कुछ देर पहले पोटेंशियल का, क्या था वो? पोटेंशियल का कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था आपको, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे जो टोटल वर्क डन है वो हमें कौन देगा और कौन देगा? बताओ, वर्क डन कौन देगा? वर्क डन कौन देगा? या फिर किसका ग्राफ चाहिए आपको? किसका ग्राफ चाहिए अगर आपसे बोला जाए कि आपको वर्क डन निकालना है? तो v डॉट डी क्यू, v डॉट डी क्यू, इसका मतलब अगर आपको ग्राफ दिया जाए किसका पोटेंशियल और dq का, मतलब सॉरी चार्ज का, तो आप उसका जो भी एरिया आएगा ये वाला शेडेड एरिया जो भी है, शेडेड एरिया, ये आपको बेसिकली क्या देने वाला है? दिस इज वर्क डन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो एक कंक्लूड कर लेते हैं, इस सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट करा था मैंने? यहां से। तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। दूसरा मैं तीनों फॉर्मूले अभी लिखवा देता हूं जहां पे ये कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? तीसरा एक क्या हो जाएगा? V इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई, ये सब ए में काफी पूछे जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन होता है ना इसमें, डी डब्ल्यू बाई, जे में तो चलो पूछे ही जाते हैं, ए में इंटीग्रेशन वाला मतलब लेवल थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाता है। तो V इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? इसके अलावा एक बात और समझो, अगर मैं इसी को वर्क डन की बात करूं तो व्हाट इज वर्क डन? V डॉट डी क्यू, V डॉट डी क्यू, क्या कर रहा है? V डॉट डी क्यू। एक और फॉर्मूला होता है, व्हाट इज पावर? एनीवन? व्हाट इज पावर? पावर का बेसिक डिफिनेशन क्या है? पावर की बेसिक डिफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई
डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, डी डब्ल्यू इज वॉट, या फिर वर्क डन इज वॉट। देखो वर्क डन पे एक काम करो, यहां पे आप इसको थोड़ा सा समझो, वर्क डन या फिर इसी को बोल देते हैं अपन एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इज व्हाट, एरिया ऑफ कर्व बिटवीन पावर वर्सेज टाइम, एरिया ऑफ कर्व बिटवीन पावर वर्सेज टाइम, दिस इज द concept, this is the concept। तो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपको एनर्जी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आपको किसका किसका ग्राफ चाहिए, बोलो किसका किसका ग्राफ चाहिए अगर एनर्जी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, पावर वर्सेज टाइम, पावर वर्सेज टाइम। अच्छा, पावर वर्सेज टाइम ग्राफ का स्लोप लोगे या एरिया लोगे, स्लोप लोगे या एरिया लोगे, क्या लेंगे, एरिया लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि एक आपको ग्राफ दिया गया है, किसका, चार्ज का, चार्ज वर्सेज टाइम का, ठीक है। और इसके लिए, हाँ चलो ठीक है, इसके लिए मान लीजिए कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट किया गया है, लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज 2, दिस इज व्हाट, दिस इज 2। तो यहां पे ये आपका है 10 कूलम, 10 कूलम। ये मान लीजिए कि ठीक है, ये t ग्रेटर देन 2 पे आप मुझे करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करके बताओ, करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करके बताओ। चलो, ये मैंने चार्ज का वेवफॉर्म आपको दिया हुआ है, आप मुझे करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करके बताओ। देखो मैं यहां पे लिखता हूं चार्ज का, इसी तरह आप लिखो चार्ज क्यू टी, ये मैंने चार्ज का लिखा, आप इसी तरह करंट का लिखोगे, क्यू टी इज वॉट। अच्छा, इक्वेशन लिखना आता है कि नहीं बताओ। देखो दो पार्ट में वेरिएशन करो, t 0 से लेके 2 तक, और t इज ग्रेटर देन 2। समझो जरा, मैं इसको देखो एक ग्राफ में, इसको एक्सप्रेशन में लिखना है, कैसे लिखेंगे समझो। मान लीजिए QT है, QT इज व्हाट, T लाई बिटवीन, देखो पहले कोऑर्डिनेट 0 से 2 एंड 2 से ज्यादा, 0 से 2 एंड 2 से ज्यादा। तो आप मुझे बता सकते हो कि Q कितना है 0 से T तक, एनीवन, व्हाट इज Q? 5T। कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी टॉपिक छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं पहले बता दूं, एक छोटी से टॉपिक से इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि गेट में आते हैं। खैर, आप अभी बताओ 5T वाला कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ गया, 5T वाला कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ गया। देखो अब जितने लोगों को नहीं समझ में आया, समझो जरा, जितने लोगों को नहीं समझ में आया, जैसे आप ये बताओ यहां पे हमें क्या चाहिए था, y इक्वल टू क्या होता है, आपने देखा होगा mx प्लस सी, एंड c इज व्हाट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अभी बताओ ये जो लाइन है ये कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो जब ओरिजिन से पास कर रहा था तो c की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, c की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो अब बताओ y की जगह यहां पे क्या है, y की जगह यहां पे क्या है, q, y की जगह क्या है, q। व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन,
5 एंड व्हाट इज द एक्स वेरिएबल? एक्स की जगह क्या है यहाँ पे? एक्स की जगह वेरिएबल क्या है यहाँ पे? दैट इज टी, दैट इज टी। अभी बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? एक क्यू टी इक्वल टू 5t क्लियर हुआ कि नहीं? बिटवीन 0 से 2, 0 से 2, डन। अच्छा आप इस मतलब किसी को बहुत टफ तो नहीं लग रहा है यार? मतलब चीजें आसान हैं, मतलब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आप ये मत समझना कि यार ये तो मतलब स्टार्टिंग पहले लेक्चर में हाल कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? गलत मत वो ले लेना जिसको टफ लग रहा हो। देखो जब तक भागोगे ना किसी कॉन्सेप्ट से तब तक तो वैसे भी नहीं समझ में आना, तब तक आप सिलेक्शन से भी दूर हो। अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाह रहे हो कि सर सिंपल सिंपल बता दो हो जाएगा, तो नहीं, आप गलत हो, नहीं होगा। क्योंकि सिंपल सिंपल तो सब करके जाते हैं, ठीक है? आप जब एक्स्ट्रा करके जाओगे तभी आप आ सकते हो। आज के टाइम में इतना कंपटीशन हो चुका है। अब कहोगे सर मतलब जरूरी नहीं कि आए, बट आ गया तो ठीक। खैर, तो क्यू टी इक्वल टू 5t। अब इसके बाद यहां पे t ग्रेटर देन 2 पे व्हाट इज द क्यू टी? बोलो। t ग्रेटर देन 2 पे, t ग्रेटर देन 2 पे व्हाट इज क्यू टी? छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू 5x। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इस इक्वेशन की, इस लाइन, इस जो ग्राफ है इसका लाइन इक्वेशन बताओ। y इज इक्वल टू 5, किसी और को, ठीक है? अगर ऐसे ड्रॉ करा होता, ऐसे, लाइक ऐसे, तो दिस इज 5, देन x इज इक्वल टू, आप बोलते ना कि x इज इक्वल टू 5। तो छोटी छोटी बातें हैं, बट आई होप आप इसके इंपॉर्टेंस समझोगे। और ये सारी चीजें अपन ऐसे ही सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज सीख लेंगे, अलग से इसकी क्लास लेने की कोई नीड नहीं है। आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे चलती क्लास में सिखा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। y इज इक्वल टू 5, क्योंकि बिना समझाए आगे बढ़ने वाले हैं नहीं हम, ठीक है? तो y इज इक्वल टू 5। अब यहां पे इसका मतलब y की जगह qt, तो qt की जगह क्या हो जाएगा? बेसिकली 10। क्लियर है? अब देखो y की जगह q और यहां पे 5 की जगह 10 कूलम, y की जगह 10 कूलम, तो बेसिकली q इज इक्वल टू 10। अभी बोलो क्लियर है? ये अभी मैंने आंसर नहीं ड्रॉ करा हुआ है, मैं आपको ये दिखा रहा था। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जितने लोग एई पे फोकस कर, एई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, सब में ए यूज होगा। ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो याद रखना, ठीक है ना? कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम जो पढ़ोगे आप, उसमें पक्का यूज होना है। खैर, तो क्यू टी इक्वल टू 5t 10। खैर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करंट। तो अब देखो, अब करंट की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, दैट इज आई वर्सेज टी, आई वर्सेज टी, आई वर्सेज टी। व्हाट इज करंट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट? तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो मतलब जो किसका स्लोप करंट देगा, बोलो किसका स्लोप करंट देगा? किसका स्लोप करंट देगा? किस ग्राफ का स्लोप करंट देने वाला है? अभी यही बात हुई है, किस ग्राफ का स्लोप करंट देने वाला है? चार्ज वर्सेस टाइम, चार्ज वर्सेस टाइम। तो अभी बताओ आप 0 से लेके 2 तक व्हाट इज द स्लोप? व्हाट इज द स्लोप? 5, दैट इज 5। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू 5। क्या ये बात क्लियर है? 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, क्या ये बात क्लियर है? I इज इक्वल टू 5, डन। ओके, उसके बाद समझो, इसके बाद अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप होता क्या है? dy बाई
dx। तो आप बताओ क्या y में चेंज हो रहा है? अगर मैं ऐसे बढ़ता जा रहा हूं तो क्या y एक्सिस में चेंज हो रहा है? नहीं ना। अगर चेंज इन y एक्सिस इज जीरो, चेंज इन y एक्सिस इज जीरो, तो dy की वैल्यू जीरो। डजंट मैटर dx में चेंज हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बट व्हाट इज द स्लोप? दैट इज जीरो। तो इसका मतलब यहां पे आफ्टर 2 या फिर t ग्रेटर देन 2 पे व्हाट इज द करंट? व्हाट इज द करंट? t ग्रेटर देन 2 पे व्हाट इज द करंट? I इज इक्वल टू dq बाई dt। या फिर एक बात बताओ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, जिसको मान लो ऐसे ऐसे इससे प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? जब चार्ज कांस्टेंट हो या चार्ज वेरिएबल हो? चार्ज कांस्टेंट और चार्ज वेरिएबल, पिक्चर में कब आएगा करंट? कांस्टेंट, चार्ज, वेरिएबल, वेरिएबल। अब आफ्टर t ग्रेटर देन 2 चार्ज इज वेरिएबल और कांस्टेंट? आफ्टर t ग्रेटर देन 2 चार्ज इज कांस्टेंट और वेरिएबल? दैट इज कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट चार्ज के लिए करंट आ सकता है? नहीं ना। क्लियर है? कांस्टेंट चार्ज के लिए करंट नहीं आ सकता, तो इसलिए जो आपका करंट फ्लो होगा दैट इज बिटवीन 0 से 2। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को आप मुझे यहां पे लिख के बताओ, IT। देखे इतनी मेहनत करी, काम आएगी कि नहीं? बोलो IT का इक्वेशन बोलो, जैसे मैंने ये ऊपर लिखा हुआ QT का, QT का जैसे इक्वेशन लिखा हुआ वैसे IT का इक्वेशन लिखो। फ्रॉम 0 से t एंड t ग्रेटर देन 2, बताइए। दिस इज 5। अरे बताओ यार, अब तो मत करो डिसअपॉइंट। क्या हो जाएगा? 5, वेरी गुड, एंड 0। 5 एंड 0, डन। देखो सीखने की यार उन्होंने इच्छा रखना, मतलब ऐसे ना छोड़ना मत, मैं पहले बता दे रहा हूं जिसको प्रॉब्लम हो रही है। तो Q, डन। दिस इज द चार्ज, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने क्या दिया था, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया था, और आपसे क्या पूछ लिया था मैंने कि बताओ कि यहां पे करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, करंट का वेवफॉर्म क्या होगा। अब आपको क्या बताना है? अब चार्ज बताना है आपको, फाइंड QT या टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज। चलो बताओ, फाइंड टोटल चार्ज। पहले आप बताओ कि चार्ज हमें ग्राफ से कैसे मिलता था, पहले तो मुझे रिकॉल करके बताओ। चार्ज हमें ग्राफ से कैसे मिलता था? स्लोप से, एरिया से? वेरी गुड, एरिया से। ठीक है, मतलब कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट dt। चलो अच्छी बात है। अभी ये जो आपको वेवफॉर्म दिख रहा है इसका एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर आपको लगता है कि लाइक इंटीग्रेशन की नीड है? ये जो भी शेप आपको दिख रहे हैं क्या इसके लिए इंटीग्रेशन की नीड है? सिंपल सिंपल शेप है ना, एक ट्रायंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर है, एक ट्रायंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर है। तो अगर सिंपल है तो आप इंटीग्रेशन पे नहीं जाओगे। तो देखो मान लीजिए दिस एरिया इज A1 और दिस एरिया इज A2, दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज A2। ओके, व्हाट इज एरिया, मतलब टोटल चार्ज इज, अच्छा A1, अभी ये A2 पॉजिटिव है नेगेटिव है? वेरी गुड, A1 A2 पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखो यहां पे A2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो नहीं पता, मैं सिंपल ले रहा हूं कि A1 प्लस A2, छोड़ो, मैं पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान ही नहीं देता। A1 इक्वल टू, मतलब एरिया इज A1 प्लस A2। व्हाट इज एरिया A1? बोलो, व्हाट इज एरिया A1?
नॉट 25. व्हाट इज एरिया A1? हाफ. हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 10. बेस कितना है? 10. ठीक है, बेस कितना है? 10. ओके, प्लस A2 की बात करते हैं. अब देखो A2 में हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? अब यहां पे देखो, अगर तुमने यहां पे प्लस साइन कंसीडर करा है तो आप हाइट देखो क्या लोगे? -5. आप समझो इस बात को, क्या लोगे? -5. हाइट इज -5, तभी तो निगेटिव कंसीडर होगा ना. जैसे नो -5 इंटू व्हाट इज द बेस? 10 to 5, दैट इज 5. अब यहां पे आप देखिए क्या हो जाएगा? दैट इज 50 माइनस 25. आंसर इज 25 कूलम. क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? कैलकुलेशन पे सब लोग काम कर लेना यार. और जैसे कि अभी एक एई का पेपर हुआ था, उसमें अच्छे खासे कैलकुलेशन थे, मतलब भर भर के कैलकुलेशन, मतलब जो कि नॉर्मली कैलकुलेटर चाहिए होता है, बट वो आपको बिना कैलकुलेटर के करना है. तो आपको जितने लोग एई के एक्सपीरियंस हैं, एटलीस्ट वो तो कैलकुलेशन पे काफी फोकस करें. जेई के तो करें ही करें, ठीक है, क्योंकि उनको तो 2 घंटे में 170 क्वेश्चन करना है. ओके, आई इक्वल टू, बाकी लोग देख लो, आपस में ही कंपटीशन है तुम्हारा. आई इक्वल टू, पहले यहां पे कंपटीट करो, फिर बड़े लेवल पे करना. आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करें अपन, तो 8t प्लस 3. अब डिफ्रेंशिएट करके t इक्वल टू किस पे? 2 सेकेंड पे. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3, दैट इज 19 एम्पियर. डन. इस टाइप से भी क्वेश्चन कर लेंगे. देखो मैं हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं. बेसिकली ग्राफ पे क्वेश्चन कर लिया, एक ए पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. आया किसी का? इनिशियली करंट आपका जीरो है ना, ठीक है, तो आप मतलब करंट तो क्या 48.5, इनिशियल वैल्यू जीरो है, तो उसके लिए परेशान मत होना. 49.5, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, 49.5. ओके, ठीक है. तो व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू टी? क्यू टी इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी. ठीक है, अब आई टी का एक्सप्रेशन ले लो आप. 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 डॉट डी टी. व्हाट इज द लिमिट? 0 से लेके 3 सेकेंड. 0 से लेके 3 सेकेंड. अब यहां पे आप पहले इंटीग्रेशन कर लो, तो 2t क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 5t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3t. तो अब आप यहां पे लिमिट रखोगे क्या? इनिशियल वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी आता है, तो उसको अपन जीरो मान लेना. 0 से लेके 3. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया था? 2 इंटू 27 डिवाइड बाई 3 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 प्लस 9. डन. तो ए बेसिकली कितना आ जाएगा? 18 प्लस 22.5 प्लस 9. तो अब जब आप इसे टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 49.5.
यही आ रहा है ना, 22 18 40 49.5। दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब थोड़ा सा नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये क्या चल रहा था, बेसिकली हमारा करंट। ये हमारा क्या चल रहा था, करंट। अब करंट के बाद जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज पोटेंशियल या फिर भी वोल्टेज। ठीक है, तो दिस इज वोल्टेज। वोल्टेज की यूनिट बताओ, वोल्टेज की यूनिट बताओ। मैं सिंपल वाला सुनना भी नहीं चाह रहा फिलहाल, तो उम्मीद है कि थोड़ा सोच समझ के बताओगे। एक तो चलो वोल्ट, और दूसरा क्या होता है, जूल पर कूलम। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, अभी तो बात हुई थी डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। डब्ल्यू इज वॉट, एनर्जी, दैट इज जूल, एंड कूलम दैट इज चार्ज, जूल पर कूलम। क्लियर है। तो वोल्टेज, तो व्हाट इज वोल्टेज डेफिनेशन, तो सिंपल सी बात है कि पर यूनिट चार्ज पे, पर यूनिट चार्ज पे मतलब इस किसी इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है कि पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जितना काम किया जाता है दैट इज द पोटेंशियल, दैट इज इट्स पोटेंशियल। लाइक जैसे होता है ना कि आपने एक चेयर, मतलब एक चेयर उठाई या फिर एक ईंट का पत्थर या ईंट का टुकड़ा उठाया, एक जगह से दूसरे जगह रख दिया, तो दैट इज इट्स, मतलब इट इज योर पोटेंशियल ना बेसिकली। समझ रहे हो नहीं। तो इसी तरीके से मतलब उसमें जितना आपने काम किया, तो इसी तरीके से अगर किसी चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जितना काम किया जाता है दैट इज द पोटेंशियल ना। ठीक, ओके। V इक्वल टू डी, अभी पोटेंशियल और ईएमएफ में डिफरेंस भी देखेंगे। तो दिस इज द वोल्टेज। और तीसरा एलिमेंट क्या है हमारा, तीसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, करंट, वोल्टेज, देन पावर। तो पावर रिप्रेजेंटेड बाय P। अब पावर के लिए कितने फॉर्मूले तो ढेर सारे, बट वो जब मैं रजिस्टर पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा। तो पहले तो एक तो आपका क्या होता है, वॉट, पावर का वॉट। उसके बाद पावर के लिए क्या होता है, बेसिकली जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, हालांकि यहाँ पे एक्टिव पावर को अपन डील कर रहे हैं, बट अपन बात करेंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वो एसी में, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, सारा कुछ। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज समझो आप, जैसे अभी आपने बोला कि मान लो P इज इक्वल टू वॉट, डी डब्ल्यू बाई डी वॉट टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू बाई, मैं डी क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डी क्यू से डिवाइड कर रहा हूं, डी क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसमें कोई डिफरेंस है, बोलो यार। इस वाले लाइन में और इस लाइन में कोई डिफरेंस है, जिसको डिफरेंस समझ में आ रहा हो वो कैंसिल आउट कर देना इसको ना, डी क्यू कैंसिल। ठीक है, अब एक बात बताइए, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू क्या था, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू क्या था बेसिकली, दैट वाज पोटेंशियल, दैट वाज पोटेंशियल। और डी क्यू बाई डी टी क्या था, दैट इज आई। तो यहां पे एक फॉर्मूला हो गया हमारा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो एक तो ये है पावर का फॉर्मूला, इसी पे अपन सारा देखेंगे कि लाइक जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना ओम्स लॉ। एक्टिव पावर की बात करें तो V इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं, खैर फॉर्मेलिटी कर देते हैं, आई स्क्वायर आर V स्क्वायर बाई आर, और क्या होता है P इक्वल टू V इंटू आई, तो हो ही गया। ठीक है,
डन। तो ए बेसिकली आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर बाई आर एंड पी इक्वल टू वी ए। तो दिस इज व्हाट पावर। अच्छा, पावर की जो आप यूनिट, चलो ठीक है। अब इसके बाद एक जो बेसिक, अच्छा ये सारे एलिमेंट्स ना फिर से आएंगे आपको, अभी तो मैं बेसिक डिफिनेशन बता रहा हूं, अभी मैं बहुत बेसिक सा डिफिनेशन बता रहा हूं। जैसे रजिस्टर उठाएंगे, पावर वोल्टेज करंट एनर्जी सब बात करेंगे। इंडक्टर उठाएंगे, पावर वोल्टेज एनर्जी आपका सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर कैपेसिटर उठाएंगे, मतलब एलिमेंट्स के बारे में काफी लंबी डिटेल में बातें होने वाली हैं। काफी चीजें आपको, जो चीजें पता हो, कुछ चीजें पता होंगी, मैक्सिमम चीजें आपको नई पहली बार पता चलेंगी, ठीक है। तो सारा देखेंगे। खैर, एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर वैसे बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी टी, और वैसे अगर सिंपल सी बात करें तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब यहां पे देखो, ये जो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, दैट इज, एनर्जी का यूनिट जूल, ठीक है, जूल। अब एक बात बताओ, नॉर्मली आपने देखा होगा कि एनर्जी जो हम बिल पे करते हैं बेसिकली वो किसके हिसाब से करते हैं? उस समय यूनिट क्या रखते हैं अपन, मतलब यूनिट तो क्या, मतलब किस हिसाब से पे करते हैं? यूनिट के हिसाब से, यस या नो? यूनिट के हिसाब से। तो व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज यूनिट? वन यूनिट मतलब क्या है? वन यूनिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन यूनिट? एनर्जी, अच्छा, 1 वॉट। अगर आपने बेसिकली 1000 वॉट, मतलब उसको अपन पावर हमेशा लेते किसमें है? किलोवाट में। तो जैसे आप ये समझो, पावर किस में लेंगे अपन? किलोवाट में। तो जितना भी पावर है दैट इज डिवाइड बाई 1000। तो अभी ये पावर किस में हो चुका है? जैसे पावर था तो वाट में था, अभी मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो किलोवाट में। पावर था तो सिंपल था, वाट में था, किलोवाट से मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोवाट में, इनटू, अब ये टाइम किस में है? टाइम किस में है? सेकंड में। अभी किस में है? सेकंड में। अभी किस में है? सेकंड में। बट उसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है? आवर्स में। आवर्स में। तो मैं क्या करूं, क्या करना पड़ेगा फिर? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600, ठीक है, 3600। 1 यूनिट मतलब क्या हो गया कि 1 यूनिट एनर्जी का मतलब क्या हो गया? बेसिकली 1 यूनिट को अपन क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 आवर मतलब यूनिट, इसीलिए जो एनर्जी का यूनिट होता है दैट इज व्हाट? के डब्ल्यू इंटू एच, के डब्ल्यू इंटू एच। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने अपना, मतलब जैसे मान लीजिए घर में कोई लोड चला रहे हो, ठीक है, घर में कोई लोड चला रहे हो, आप एक यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपने इस रेट से चलाया, इस रेट से चलाया, या फिर ऐसे समझो कि कोई एक 1000 वाट वाला, 1000 वाट वाला कोई लोड है, ठीक है, और उसे आपने 1 घंटे तक चलाए रखा, घर में और कुछ नहीं चलाया, घर में और कुछ नहीं चलाया, 1000 वाट का एक मान लो हीटर है, उसे आपने 1 घंटे तक चलाए रखा, तो आपका बिजली का बिल, मतलब आपको कितने यूनिट के लिए बिल पे करना पड़ेगा? कितने यूनिट का बिल पे करना पड़ेगा? 1 यूनिट का। क्या बात क्लियर हो रखी है? अगर अगर आपने वही हीटर 2 किलोवाट का है और आपने 1 घंटा चलाया, तो आपको कितने बिल, कितने यूनिट के हिसाब से बिल पे करना पड़ेगा? मतलब कितने यूनिट बने आपके? दैट इज 2 यूनिट्स।
क्लियर है? मतलब अब इसमें हो क्या रहा है आपका कि आपने पावर बढ़ा दिया, टाइम उतना ही रखा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका उसी हिसाब से। तो यूनिट का मतलब समझ पा रहे हो नहीं? बाकी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो 1 यूनिट 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट का लोड आप 1 घंटे तक चलाते रहो तो आपको बेसिकली 1 यूनिट का बिल पे करना पड़ेगा। अब वो 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जो भी है, ठीक है, उसके हिसाब से आप पे करोगे। तो दिस इज द, अच्छा, जो एनर्जी का यूनिट क्या क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एक तो चलो जूल होता है, एक तो जूल, और दूसरा क्या होता है? पावर इनटू टाइम, दैट इज वॉट सेकेंड ना, दैट इज वॉट सेकेंड। क्लियर है? वॉट पर सेकेंड नहीं, वॉट मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड ना, ठीक है, पर मत कर देना, नहीं तो ऑप्शन में रहेगा वो, गलत कर जाओगे फिर। क्लियर? तो मतलब ये बेसिकली हमारा बहुत ही, अभी मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब पावर ही होता है, एनर्जी होता है। अभी अपन एक एक एलिमेंट उठाएंगे, रजिस्टर, देन इंडक्टर, देन कैपेसिटर, देन उनके बारे में सारे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो हमारा हमारा जो कल पहला एलिमेंट होगा बेसिकली दैट इज रजिस्टर, बट उसके पहले अपन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर डिलीवर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑब्जॉर्ब्ड, ठीक है।